अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 3 4 5 इश्यूज़ पर बात करेंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, तैयारियां शुरू, PIA के खरीदार क्यों वाक़े, अंदरूनी कहानी, अमरीकी इलेक्शन बारे पेशीन गोई करना कैसे मुमकिन है, कोर कमांडर और चीफ जस्टिस के दरमियान तलही। तो ये है हमारे आज के टॉपिक। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया या नहीं कर लिया? आप एमनेस्टी से फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे? खुदारा मेरे लिए परेशानी पैदा ना करना, चैनल सब्सक्राइब कर लें। एमनेस्टी ख़त्म हो गई तो बाद में कोई छापा मारेगा और आपको उसने देख लिया, चैनल इसी तरह देखते हुए सब्सक्राइब किए बगैर तो कोई पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करें, टल्ली ऑन करें और जो प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो किसी के साथ शेयर करें, अगर नहीं भी अच्छा लगे तो फिर भी शेयर कर लें। तो नाजरीन, आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत से हम बात शुरू करते हैं क्योंकि हमारी तरजीहात में सबसे टॉप पर आर्मी चीफ़, हर बंदा आर्मी चीफ़ के बारे में सुनना चाहता है। अब यह है कि मुझे अक्सर ये सवाल सुनने को मिलता है कि आर्मी चीफ़ ने एक्सटेंशन मिल रही है या नहीं। तो मेरा एक जवाब होता है और मैं वो जवाब ये देता हूँ कि आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन अगर ना मिली तो ये मेरे लिए सरप्राइज़ है, एक्सटेंशन मिली तो ये सरप्राइज़ नहीं होगा। अब ये क्यों मैं ये जवाब देता हूँ, उसकी वजह ये है कि यही नहीं है कि सिर्फ आर्मी चीफ एक्सटेंशन चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि जब आपके पास पावर होती है, आपके पास नौकरी हो या वैसे किसी और तरीके से, यानी कि आप इलेक्ट होकर आ जाएं या जैसे भी, जब आप पावर में आते हैं ना, पावर छोड़ने को किसी को दिल नहीं करता। जितनी भी आपके पास भी है ना पावर, कोई बंदा उसको छोड़ने नहीं चाहता। तो लिहाजा ये तो एक नेचुरल ख्वाहिश है कि जब आप जिस ओहदे पर भी होते हैं, सिर्फ आर्मी चीफ़ का ओहदा नहीं, आर्मी चीफ़ का तो बड़ा एक पिवटल रोल होता है हमारी सियासत में भी। तो लिहाजा, लेकिन ये सिर्फ यही नहीं है कि आर्मी चीफ़ जो है वो एक्सटेंशन चाहते हैं या नहीं चाहते। मसला ये है कि क्या हुकूमत ये चाहेगी कि आर्मी चीफ़ चले जाएँ? ये मुझे नामुमकिनात में से लगता है। ये हुकूमत कभी नहीं चाहेगी इनको इस जैसे आर्मी चीफ़ नहीं मिलने, और इन्होंने पाँव पड़ जाना है अगर वो जाने की कोशिश भी करेंगे। तो लिहाजा एक्सटेंशन जो है वो तो वैसे ही ये ना मिलना आउट ऑफ क्वेश्चन लगता है। अगर ना मिली तो ये वाकई सरप्राइज़ होगा। अब आगे ये है कि अब हो क्या रहा है। हो ये रहा है जी कि आज कोई जियो में ख़बर चली है, हमारे कोई 2 3 जो बड़े कोई स्टार किस्म के, गुरखे किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ख़बर दिया। उन्होंने कहा जी कि उधर जो है ना पार्लियामेंट में बिल आ रहा है, यानी कि भाईजान जो है उधर जो है ना आर्मी एक्ट में तब्दीली होने वाली है, और जो आर्मी चीफ़ है उसकी मुद्दत मुलाजमत में तुसी क्या, यानी कि मुद्दत मुलाजमत वैसे बढ़ाई जा रही है। वो कैसे बढ़ाई जा रही है कि 3 साल से 5 साल की जा रही है। अब क्या, यानी कि एक्सटेंशन वाला जो अमल है वो तो पहले ही हुआ है। अब मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाएगी। अब वो किधर से लागू होगी? बैक डेट से लागू होगी, मौजूदा आर्मी चीफ़ पर लागू होगी, या फ्यूचर वाले की होगी? तो मुझे ये लगता है कि ये जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं इन पर लागू होगी। हो सकता है कि ये बैक डेट से कर दें। अब आपको याद हो, वो लोग जो मेरा प्रोग्राम रेगुलरली देखते हैं, मैंने एक दफ़ा बात की थी, पता नहीं इधर बात की थी या वैसे किसी को इंटरव्यू करते हुए की थी। मैंने ये कहा था जी कि मैं तो समझता हूँ कि आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 5 साल कर दी जाए। लगता है कोई बंदा मेरा इंटरव्यू देख रहा था, लगता है कि कोई जो है ना मेरे व्यूअर्स में जो है ना उसने जाके तजवीज़ पेश कर दी है। जस्ट जोकिंग। लेकिन यानी कि मैंने जो बात की थी वो क्यों की थी? मैंने ये बात की थी कि आर्मी, एक तो ये है कि मैं समझता हूँ कि कोई भी होता जो है ना उसकी जो एक टेन्योर है वो 5 साल होना चाहिए, अगर आप वाकई चाहते हैं किसी को डिलीवर करे। मैं सिर्फ आर्मी चीफ़ की बात नहीं कर रहा। अगर मेरे से को पुछता, तजवीज़ ली जाती, तो मैं कहता जो चीफ़ जस्टिस है उसका अहदा भी 5 साल के लिए होना चाहिए। अब वैसे ही नहीं करना है, ये पहले या तो चीफ़ जस्टिस का भी 5 साल के लिए कर देते। चीफ़ जस्टिस का इन्होंने 3 साल मुकर्रर किया है, इधर जो है आर्मी चीफ़ जो है इनका जो उनको 5 साल कर दिया है। लेकिन पहले चीफ जस्टिस का 3 साल का भी नहीं था। कई जो हैं चीफ जस्टिस ऐसे भी गुजरे हैं, जस्टिस जवाद ख्वाजा, उनकी जो चीफ जस्टिस ही है, यानी कि जो एज आ वो काजी गुजार है, वो तकरीबन 1 महीने से भी कम रहे। इससे पहले एक जस्टिस बशीर जहांगीरी साहब थे, उनका भी कोई इसी तरह का मामला था। मतलब ये है कि जब वो 65 साल की उम्र में होते हैं तो पावें एक दिन चीफ जस्टिस रहें तो उनको रिटायर होना पड़ता है। खैर, इन्होंने अच्छा किया है कि चलें 3 साल कर दिया। काजी फायदी साहब जो हैं वो 1 साल के बाद ही चले गए। अब यह है कि इनकी, मैं जो कहता हूँ 5 साल होनी चाहिए, वो क्यों होनी चाहिए? वो इसलिए होनी चाहिए कि अगर आप किसी को कोई ओहदा देते हैं, उसका कोई प्लान भी होगा, यानी कि वो कोई रिफॉर्म करना चाहता है तो उसको कोई टाइम लगेगा। ये नहीं है कि फ़ायदे दौड़ते रिफॉर्म्स नहीं होती। आपको पहले सिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, फिर आप जो है उसको इम्प्रूव करते हैं।
जहाँ तक आर्मी चीफ़ की बात है, इसके हवाले से मेरी तजवीज़ तो ये थी कि आर्मी चीफ़ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको आप जो है ना प्राइम मिनिस्टर की टेन्योर के साथ जो है वो अटैच कर दें। वो इस तरह से अटैच कर दें कि जो प्राइम मिनिस्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल के शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो वो अपना आर्मी चीफ़ लेकर आएँ, और शहबाज शरीफ जो है उनके ख़िलाफ़ अगर तहरीक एतमाद आ जाती है या कोई और मसला आता है तो आर्मी चीफ़ जो है वो भी साथ जाएंगे। इस तरीके से ये होगा कि जो आर्मी चीफ़ है वो अपने प्राइम मिनिस्टर की भी प्रोटेक्शन करेगा, क्योंकि दोनों जो हैं वो एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। लेकिन ये एक आने लाइटर नोट भी थी ये बात, लेकिन ये संजीदा बात भी है। अपने जो हालात हैं, तनाज़र है, उसको देखते हुए आम तौर पे ये भी है कि एक आर्मी चीफ़ जो है वो 3-3 4-4 प्राइम मिनिस्टर वो देखते हैं, यानी कि उस दौरान प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं, आर्मी चीफ़ वही रहते हैं। तो यानी अगर इस तरह इनको मशरूत भी कर दिया जाए कि जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा वो अपना आर्मी चीफ़ लेकर आएगा, जैसे अपनी टीम बाकी जगहों पर भी लेके आते हैं, तो इनकी भी ले आएँ तो फिर क्या। लेकिन यह है कि अभी जो करने जा रहे हैं वो ये है कि उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसके हवाले से कुछ तोसी की ख़बरें हैं। तो जो आसम मुनीर साहब हैं उनका तो अभी 1 साल बाकी है, बल्कि 1 साल से कुछ 1 महीना ज़्यादा ही बाकी है। अगले साल जाके उनकी अगर 3 साल के हवाले से देखा जाए तो उन्होंने अगले साल जाके फ़ारग होना है, अभी फ़ारग नहीं होना। अब देखते हैं यानी कि इस पे जो आगे तरमीम होती है वो क्या आती है, किस शक्ल में आती है। अब जो दूसरा इसी से रिलेटेड है, इसी पैकेज में मैं उसको ले आता हूँ, वो कोर कमांडर और चीफ जस्टिस के दरमियान तलही की खबर है। और ये किस की बात हो रही है? ये बेसिकली एक जज साहब है उनकी बात हो रही है जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, और वो पनामा के हवाले से मशहूर थे, और उनका नाम था जस्टिस एजाज़ अफजल। उनसे यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और जो 5 रुकनी बेंच था पनामा का, जो कि फिर उसमें पहले जो 2 जजेस थे उनकी माइनॉरिटी जजमेंट हो गई, जिसमें आसफ सईद खोसा थे और जो जस्टिस गुलजार थे, वो फिर जो मेजॉरिटी जजमेंट है उन्होंने कहा था कि इनकी GIT बना के इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। वो आसफ खोसा साहब और गुलजार साहब जाने इन्होंने इत्थों ही फारग करो, इत्थों ही ठीक है। तो जो बाकी 3 रह गए थे उसमें जो बेंच को प्रिजाइड कर रहे थे वो थे जस्टिस एजाज़ अफजल साहब। एजाज़ अफजल साहब जो है यानी कि वो GIT बनी, उसके हवाले से बड़ी हमने बातें सुनी कि वो व्हाट्सएप पर जो है नाम मंगवाए गए और ये हुआ वो हुआ, इस हवाले से बातें थी। और वो माजी में भी उनकी एक गूंज थी। अभी भी हमारे एक कोलीग हैं फ़खर दुरानी ने उनका एक इंटरव्यू किया है। उन्हें जज साहब ने कह लिया, उन्हें कहा जज साहब दसो क्या की कर दे रहे हो। जज साहब जो है उन्होंने भी कोई कोऑपरेट किया। तो जज साहब का कहना था ये था जी कि हमने जो व्हाट्सएप पर वो बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि हमें ये था कि हुकूमत वक्त जो है वो अपने लोग प्रपोज़ करेगी, क्योंकि वो मुलज़म जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं या उनकी फैमिली है, तो वो अपने लोग प्रपोज़ करेंगे। तो लिहाजा हम चाह रहे थे कि इट शुड बी इंडिपेंडेंट एंड इट शुड बी विदाउट द कंसेंट ऑफ जो मेंबर्स हैं, दे शुड नॉट बी प्रपोज बाय द गवर्नमेंट। ये उनकी तरफ से हमारे पास नहीं आने चाहिए, हमें इस प्रोसेस को इंडिपेंडेंट रखना चाहिए। अब यह है कि हमारे पास जब हम एक तरफ से लोगों को ये कर रहे होते हैं कि हुकूमत के बंदे हैं, फिर उधर से तो हम जो है वो उनका असर ज़ाहिर कर लेते हैं, फिर वो पता चलता है बाद में कि किसी और के बंदे हैं, यानी कि वो जो हुकूमत के नहीं होंगे वो भी किसी ना किसी के बंदे होते हैं। तो लिहाजा जो इंडिपेंडेंस है वो बाज़ का एक बायस में भी कन्वर्ट हुई नज़र आती है। अब इस केस में उन्होंने कहा जी कि हमने वो व्हाट्सएप वाला काम तो इसलिए किया था, और जो कहते थे ना व्हाट्सएप पर GIT बनी है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो फ़ौजी हमने रखे थे, जो ISI और MI के जो ब्रिगेडियर थे, वो भी इसीलिए रखे थे कि हमें था कि बाकी एजेंसीज़ के लोग होंगे, अगर IB के फॉर एग्ज़ाम्पल, तो IB जो है यानी कि वो इमरान जो मियाँ नवाज शरीफ के करीब समझे जाती थी उसकी लीडरशिप, तो लिहाजा वो भी कोई जो है ना उनको कैड रखेंगे, उनको जो है ना इतलात जो है वो पहुँचाते रहेंगे। तो हम जो है उस प्रोसेस को इंडिपेंडेंट रखना चाह रहे थे। वो बाद में पता चला कि वो विच हंटिंग पर ख़त्म हुआ। तो कोई ऐसा जो उन्होंने कोई सोल्यूशन तैयार किया, या अगर ये सारी चीज़ें इसलिए हुई तो ये भी कोई ऐसा एहसन अमल साबित नहीं हुआ। यानी कि मैं 2 साल जो है पनामा पेपर पे जो मैं बातें करता रहा उससे कोई शरीफ ख़ानदान को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा था। लेकिन जब इन्होंने जो अकामा पे उनको निकाला तो मुझे भी लगा कि यार क्या खाची मारी है, यानी कि कोई मज़ा नहीं आया। कोई ऐसा कोई मेरिट पे कोई फ़ैसला होता तो मैं भी खुश होता, मैं क्रेडिट लेता कि यार जो हमारी स्टोरी पे प्राइम मिनिस्टर फारूक हो गया। लेकिन जो तरीके ना फारूक किया, मैं भी क्या यार साढ़ा इतना कोई तलक नहीं दे। अदरवाइज़ कई लोग मुझे पूछ रहे होते हैं कि जनाब तो पनामा ले आने कोई पछतावा तो होएगा। मुझे भाई कोई पछतावा नहीं है, मेरे लिए एक स्टोरी है, आइंदा भी आएगी तो मैं करूँगा। मैं नहीं कि मेरा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना कोई दुश्मनी है ना दोस्ती है। हमारे तो जो पब्लिशर हैं मीर शकील रहमान, 2-3 दफ़ा तो ऑफशोर इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम आया है, और उन्होंने हमें इनकरेज किया भाई मेरा नाम ही दो,
ठीक है। यानी मतलब यह है कि हम उनकी मर्ज़ी के बगैर तो नहीं चला सकते थे ना, जिधर उनका क्रेडिट बनता है हमें देना चाहिए। हमने उनको सवाल भेजे, उन्होंने हमें जवाब दिए, उनके भी नाम हमने चलाए हैं, तो लिहाजा मेरा तो किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं था। बाकी ये है कि लोग किस स्टोरी का कौन फ़ायदा उठा जाता है, यानी कि जो मेरे को मुखालफिन भी होंगे कई दफ़ा उनको मेरी स्टोरी का उनको भी फ़ायदा हो जाता है, तो लिहाजा उसका तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। एनीवे, तो जो बात हम ये कोर कमांडर पे आ रहे थे, तो उसमें उन्होंने जो हैं एजाज़ अफजल साहब, उन्होंने कहा जी कि बेसिकली वो बताना चाह रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मेरा एक दफ़ा यानी कि बात हो रही थी कि भाई आपके पास जर्नैल आते होंगे। उन्होंने कहा जी कि मैं जो है ना अपने जजी के दौरान यानी कि बेसिते जज मैं सिर्फ एक दफ़ा एक जनरल साहब को मिला हूँ, और वो तब की बात है कि जब मैं पेशावर में पेशावर में चीफ जस्टिस था, और जो पेशावर के कोर कमांडर हैं वो मिलना चाह रहे थे, और मेरे पास ब्रिगेडियर साहब आए, उन्होंने कहा जी कि कोर कमांडर मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा अपने चैम्बर में। उन्हें कहा कि तुसी जनाब थले नहीं आ सकते, यानी कि अगर उन्होंने जो फ्लैग हाउस है जो कोर कमांडर का घर है, अगर आप उधर आ जाएँ। उन्होंने कहा कि मैं जो है ना यानी कि आई डोंट वॉक डाउन, आई वॉक अप, ठीक है। यानी कि तुहानू उत्ते चढ़ के इधर आना पड़ेगा, मैं इधर अपने चैम्बर में बैठा हूँ अगर उन्होंने मिलना है। तो उधर जब कोर कमांडर साहब आए तो एक स्टेज पे जाके ज़रा कोई तलखी हुई, और वो ये थी तलखी कि जी यानी कि हम बंदे पकड़ते हैं और आप बंदे छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा जी हम कानून के मुताबिक करते हैं। उन्होंने कोर कमांडर ने कहा कि तुसा कानून के मुताबिक करके तो तुसा केड़ा पार्ट आ लिया है या की कर लेना, कौन सा इनकलाब ले आना है। हम जो है यानी कि लोगों इतने यानी कि वो टेररिज्म के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, आप उनको छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारा एविडेंस लेकर आएंगे तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। अब ये जो एक लड़ाई चलती है ना अदलिया के और फ़ौजियों के दरमियान, ये नेचुरल है लड़ाई, ये कोई ऐसी नहीं है। यानी कि ये जो जज साहब हैं, ये अगर जर्नल होते तो इनका वही मौक़िफ़ होता जो जनरल साहब का, और जनरल जो है वो जज होते थे, इनका वही मौक़िफ़ होता जो जज साहब वाला है, ठीक है। ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी हैं, मुख्तलिफ पोजीशंस पे बैठे हुए लोग चीज़ों को डिफरेंट अंदाज में देखते हैं। लेकिन इसका हल ये होता है कि अगर कोई वाकई उनको फ़ील हो रहा है कि कोई वार एंड टेरर में जो ऐसे लोग छूट रहे हैं कि जो अदालत को नहीं छोड़ना चाहिए। अब अदालत जो है इन आइडियल वर्ल्ड भी यानी कि वो कानून के मुताबिक जाती है। वो ये नहीं होता जी कि इधर हम जो कहते हैं ना कि इंसाफ के मुताबिक, इंसाफ की बात नहीं होती। ये होता है कि कानून के मुताबिक जो है, जो कानून दिया गया उसके मुताबिक हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो उस तरह से फैसले होते हैं। तो कानून को बेहतर बना लेना चाहिए ताकि अगर कोई इस तरह के लोग छूट जाते हैं तो वो बताएं जी कि हमने इनको किस तरह ट्रायल करना है। तो एनीवे, ये उस दौरान उन्होंने कहा जी कि मेरी एक बारी एक कोर कमांडर नाल मुलाकात हुई सी, और वो भी एक तलखी ते ख़त्म हुई सी। वो नाराज़ होए कि जनाब तुसी बंदे छड़ते रहिंदे हो, असीं बंदे फड़ते रहिंदे, तुसी छोड़ देंदे हो जब आपके पास आते हैं। तो अब यह है कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो PIA के हवाले से है। PIA का जो है ना, मुझे ज़रा ना मेरा दिल दुखता है PIA से। PIA का जब भी जिक्र आता है, आजकल मैं जब ये पढ़ता हूँ ना हुकूमतों का, ये हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं जी कि हम PIA ख़रीद लेंगे। पहले जो है वो पंजाब की तरफ से आया जी कि हम भी PIA ख़रीद लेंगे, बाद में पता चला कि नहीं, वो PIA की बात नहीं कर रहे, उन्होंने एयर पंजाब की बात की है। अल्लाह दे बंदे हो, कोई बाकी को काम जो है यानी कि आपने वो कर लें, एयर पंजाब से आपने क्या लेना है। हाँ ज़रा है यानी कि आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे जी, ये साड़ा भी जहाज़ है या साड़ी भी सर्विस है पंजाब की। लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि अभी भी पंजाब के हॉस्पिटल की ये हालत है कि अगर कोई जानने वाला ना हो तो कोई ट्रीटमेंट सही तरह से नहीं होती। लोगों के हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं उन पर फोकस करें, लोगों को जस्टिस सिस्टम बेहतर बनाएं कि लोगों को जाके जो ज़लालत फेस करते हैं वो थानों के अंदर उसमें कमी आ सके, ठीक है। लोगों के जो केसेस हैं वो कोई 3 माह में 6 माह में यानी कि वो ख़त्म हो। इस तरह के कामों पर गौर करें। आपकी जो बहुत सारी जो असातिज़ा की असामी हैं वो खाली हैं, वो फिल कर दें, ठीक है। जो डॉक्टर्स हैं इनको कोई एक्स्ट्रा अलाउंस दे दें ताकि वो जो देहाती इलाके हैं उधर भी जाके उत्थे भी इंसान नहीं देने, उनको जाके ट्रीटमेंट दिलाएं। आप ज़रा चेक करें कि आपको दवाइयाँ उधर जो हॉस्पिटल्स में मिलनी चाहिए होती वो भी नहीं मिल रही होती, आप उस पर फोकस करें। ये केड़े जहाज़ों के चक्कर पे हो। अच्छा, उन्होंने हर पंजाब वालों ने ये कह दिया जी कि हम जो है जहाज़ अपना लेकर आएंगे, अपनी कंपनी शुरू कर रहे हैं। अब ये अलमिया देखें, इधर मरकज़ वाले बेच रहे हैं PIA के, इसलिए जी कि ये हुकूमतें जो है ना वो इस तरह के जहाज़ नहीं चला सकती, ठीक है। कि ये प्राइवेट लोग जो हैं जिनको अपने मुफाद का होता है वो करते हैं। इधर तो इतनी भर्तियाँ सा की हैं इन्हें, ठीक है। इनके जो हमारे यहाँ PIA है, यानी कि PIA में इतने लोग हमने भर्ती किए हुए हैं कि जो जिसका अंदाज़ा ही नहीं है, ठीक है। कि आप अंदाज़ा लगाएं कि जो मैं ज़रा एक मिनट मैं देखना चाह रहा था यानी कि एक फ़िगर कि वो अभी मुझे मिल नहीं रही, लेकिन ये है कि वो मेरे पास थी कि एक जहाज़ के बदले यानी कि जब हमारे पास एक जहाज़ में के अगेंस्ट कितने हमारे पास स्टाफ है, इतनी ज़्यादा हमने भर्तियाँ की हुई हैं।
खैर ये है कि अब जो है इन्हीं के उधर से गंडापुर जो है वो खड़े हैं जी कि हम जो है इन्हीं के पीआईए को हर सूरत में खरीदेंगे। गंडापुर के हालात ये हैं कि आपके पास उधर तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। उधर यूनिवर्सिटी में आपकी कोई ज़्यादातर यूनिवर्सिटी 2/3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उधर वाइस चांसलर नहीं है। उधर लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। आपने उधर जो बादशाहान का कोई एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है उसके जो पैसे हैं वो जो आपने कोई ज़मीन के हवाले से देने हैं उन लोगों को कि जिनसे ज़मीन वो वागुज़ार की हुई है, उसके लिए आप दोबारा उसी ज़मीन को बेच के तो आप पैसे दे रहे हैं। हालात ये हैं। और उधरों जनाब गल्लां के साथ पीआईए ख़रीदनी है और भाई रहन दो एक दफ़ा इसको, इससे जान छुड़ाएं। जो फेडरल गवर्नमेंट है इसको भी जान छुड़ानी चाहिए। इसी तरह हम जो है वो स्टील मिल को लेकर बैठे हुए हैं। अब हालत ये है कि उसका कोई ख़रीदार भी नहीं है। इसका 10 अरब लगा है। हुकूमत जो है वो मांग रही थी 80 अरब, ठीक है, पीआईए का, और जो देने वाला है वो 10,000 दे रहा है। एक ही बंदा आया बिडर, ठीक है, जिसने क्वालिफाई किया है। और वो भी केड़े ने, वो रियल स्टेट वाले जिनका कोई दूर दूर तक कोई तजर्बा नहीं है कि कोई पीआईए के हवाले से उन्हें यानी कि इंज समझा है कि जिमें असा कोई जड़ा है ना कोई नू कोई जड़े ने कोई की आते ने स्क्रैप का माल है जड़ा खरीदना है, यानी कि और वो भी जी 10 अरब में, ठीक है। मजाक है, लेकिन ये क्यों हो रहा है मजाक, उस पर मैं बात करता हूँ। अब यह है कि आप एक तरफ कहते हैं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर आपके पास नहीं आता, आईपीपीज़ के साथ आपने एग्रीमेंट किए, ठीक है, उस टाइम सुते सो जो एग्रीमेंट किए ने, अब कहते हैं कि नहीं वो जो है ना एग्रीमेंट ठीक नहीं हुआ था। भाई अगर एग्रीमेंट ठीक नहीं हुआ था तो जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया था उनको आप किसी तरह उनका मुहासबा कर सकते हैं तो करें ना। अब अगर एक इन्वेस्टर है, उसने एक कुछ शराइत पर आपके साथ उसने काम शुरू किया, अब आप उनकी आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो भी माने हुए हैं, लेकिन उसका एक मैसेज बाहर किया जाता है कि हुकूमत किसी टाइम भी फिर सकती है, नगली हुकूमत है, ठीक है। तो आप एक तरफ आईपीपीज़ के साथ अपने एग्रीमेंट को रिवाइज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप तवक्को ये कर रहे हैं कि बाहर के जो इन्वेस्टर हैं ना वो आके आपके इन्वेस्टमेंट करेंगे, कि जो एक टाइम एग्रीमेंट हो गया, यानी कि रियासत जो है वो ख़ुद अपनी गारंटर नहीं है कि वो किसी टाइम भी उस मामले से फिर सकती है। तो लिहाजा बाहर से आए को नहीं। और बाकी जो इधर लोकल थे उनकी भी हालात सुन लें, ठीक है। जो जी टब्बा ग्रुप और जी वो आरिफ हबीब और पता नहीं यूनस ब्रदर्स और पता नहीं कौन कौन से, अच्छा उनकी भी मुतालबे, यानी कि हर एक का दिल ये कर रहा है कि मुझे फ्री में दे दें। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि 5 साल तक जो है ना, 5 साल तक आप हमें टैक्स की छूट दें। भाई यानी कि तुसी चाहते की हो। दूसरा वो कहते हैं कि जो पैसे आप मांग रहे हैं, लेट से कि अगर आप 80 अरब का आपका तकाजा है जी कि हमने 80 अरब में बेचनी है, तो आपने वो 80 अरब जो है ना वो पीआईए में लगाना है दोबारा, ठीक है। तो यानी कि गवर्नमेंट ने क्या लेना है भाई, ठीक है। यानी कि एक तरफ वो लोग हैं और दूसरी तरफ जो खरीदार है वो कहता है जी 10 अरब, यानी कि उनके अपने कई मामला जो है नैब के पास फंसे हुए हैं। अब इन लोगों ने जो प्राइवेटाइजेशन को समझा कैसे, एक तो पहले ज़रा साइकोलॉजी समझे ना, जब कोई एक चीज़ जो है ना जिसके बारे में तासर होता है कि एवं जनाब कुड़ियाँ के भाव विकनी है, तो हर बंदा, यानी कि अगर आपने कोई प्लाट बेचना हो ना तो आपके इवन दोस्त को पता चले ना कि आप जो है इंतहाई मजबूर हैं, तो वो आपकी मजबूरी से भी फ़ायदा उठाता है। तो इधर तो जनाब पूरी दुनिया में पता है कि पीआई के हालात की नहीं, लेकिन यह है कि इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। पूरी दुनिया में इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, हम निकल जाएंगे इसमें से। लेकिन ये जो है ना सरकारी सूबाई हुकूमतें, इनको इसमें नहीं आना चाहिए जी। गंडापुर असी लाँगे पीआईए जी, वो उनको सिंध वाले आ जाएंगे, फिर वो बलोचिस्तान वाले आ जाएंगे, अपना सूबा चल नहीं रहा हो जनाब, पीआईए ख़रीद रहे हैं, ठीक है। तो अब यह है कि ये मैंने आपको बता दिया कि जो पहले जो बिडर नहीं आए आगे, यानी क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके तकाजे क्या थे, अब करते क्या हैं। यानी कि अगर आपने कभी अंदाज़ा लगाया हो या आपको कभी नज़र से गुजरी हुई चीज़ें, जिन लोगों ने जो 1991 में प्राइवेटाइजेशन हुई थी, जो लोगों ने हुकूमती यूनिट्स ख़रीदे, सनती यूनिट, वो इस शराइत पर दिए गए कि आपने इनको रिवाइव करना है, चलाना है। अब उन्होंने क्या किया, उसमें अभी एक बिडर हैं, यानी कि जो अभी इस क्वालिफाई नहीं कर पाए, उन्होंने उस टाइम को एक सीमेंट का यूनिट ख़रीदा। सीमेंट के यूनिट को रिवाइव करने के बजाय उन्होंने उधर हाउसिंग सोसाइटी बना ली। हमारे यहाँ क्या करते हैं, यानी कि आपने ज़मीनों पर काबज़ हो जाते हैं और जो है कोई और काम शुरू कर लेते हैं, वो पीछे रह जाता है। तो पीआईए जो है उनका भी इरादा ये है जी कि बस जो है यानी कि टैक्स इनसे छूट ले लेंगे, पैसे जो है यानी कि जो हमने देने हैं वो भी इन्होंने दोबारा पीआईए में डालें, और जनाब असी यानी कि मुफ्ते जी काम चलाएंगे। तो ये वाले मामलात हैं। लेकिन यह है कि मेरे ख्याल कि इस तरह भी नहीं कि असी बिल्कुल ही किसी ने फ्री दे दी, ठीक है, कुछ देर इंतज़ार कर लें। अगरचे ये खसारे में जा रही है, हर महीने 15 अरब का खसारा होता है हमारा पीआईए का। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, यानी कि मुझे ज़रा फिक्र होती है, आप लोग भी घबरा जाते हैं कि बात जो है यानी कि लंबी हो गई है। तो अब हम अमरीकी इलेक्शन की तरफ आते हैं। अमरीकी इलेक्शन जो है कल कटी कटा निकल जाना है, और ये है कि कौन जीत रहा है यानी कि किसी को नहीं पता, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ओवरऑल इलेक्शन सर्वे जो आ रहे हैं उसमें ये है कि कमला जो है वो
वो एक पॉइंट आगे है, लेकिन कांटेदार मुकाबला है। उधर ट्रंप जो है यानी कि उसने अपने भी ओपिनियन पोल करने वाले रखे हुए हैं, वो तो काफ़ी जो है यानी कि आंदे जी कि बहुत ज़्यादा ट्रंप अगे हुए, ठीक है। तो लेकिन ये है कि ओवरऑल अमरीकी जो है ना, अमरीकी इलेक्शन में अमेरिका की खैर नहीं है। ये जो भी जीतेगा यानी कि दूसरी साइड जो है ना वो को गंद करेगी। ख़ास तौर पे अगर ट्रंप हारा तो वो कोई ना कोई एक डर है कि वो कोई सिविल वार ही शुरू ना करा दे, उन्होंने तांदली हुई। इससे पहले ट्रंप से पहले कभी अमरीकी इलेक्शन की इंटेग्रिटी अंडर क्वेश्चन नहीं आई। अब ये है कि एक तो ये है कि जो ये पोल्स बता रहे हैं, इसके अलावा क्या है यानी कि जो माहिर नजूम है वो कह रहे हैं जी कि कमला जीतेगी। मुझे नहीं पता, मैं वैसे आपको एक वैसे बता रहा हूँ। लेकिन एक और बंदा है और वो है उनका एक हिस्टोरियन। वो हिस्टोरियन जो है वो गालबन 1980 से ऑनवर्ड जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे फोरकास्ट कर रहा है, पेशीन गोई कर रहा है। पेशीन गोई जो है वो सितारों के चालों से नहीं कर रहा, वो उसने अपने को इंडिकेटर रखे हुए हैं। 13 इंडिकेटर्स हैं। मसलन जो है इकानमी की क्या पोजीशन है, जो इस टाइम कैंडिडेट है क्या वो हुकूमत में है तो उसके कितने चांसेस हैं, पहली दफ़ा है या दूसरी दफ़ा है। अगर 2 दफ़ा एक ही पार्टी रह चुकी है तो आगे कैंडिडेट उनका है। मसलन फॉर एग्जांपल कि अगर 2 दफ़ा डेमोक्रेट्स रह चुके होते तो फिर अगर कैंडिडेट होता तो क्या सूरत हाल होती, सोशल स्टेबिलिटी के हवाले से क्या सूरत हाल है, इस तरह की। उसने 13 इंडिकेटर रखे हुए हैं। उसमें जिसकी तरफ उन दोनों कैंडिडेट्स में से ज़्यादा इंडिकेटर्स चले जाते हैं जिसकी फेवर में, तो उसके ख्याल में वो जीत जाता है। अब उसके ख्याल में 13 में से 8 जो फैक्टर्स हैं वो यानी कि ये जो उसने रखे हुए हैं वो जो है ना कमला हारिस की फेवर में जाते हैं। अब यह है कि जो ओवरऑल ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो तो बड़े डेंजरस आ रहे हैं, यानी कि उसमें कोई पता नहीं चल रहा। लेकिन उसको जब बाबा जी को पूछते हैं, बाबा आंदा कि मैं तो तुम पहला कहा था मैं ओपिनियन पोल पर नहीं चलता। और अच्छा बाय द वे उसने 2016 में ट्रंप की भी पेशीनगोई की थी, उसने कहा थी ट्रंप जीतेगा, ठीक है, वो ट्रंप जीत गया। एक दफ़ा कोई लोग कहते हैं नहीं वो पेशीनगोई गलत हुई और वो था 2000 की बात है, उस टाइम एल गोर था डेमोक्रेट्स की तरफ से और जॉर्ज बुश जो है वो रिपब्लिकन की तरफ से था। लेकिन वो भी पेशीनगोई ऐसा जो उसकी गलत नहीं हुई थी। उसमें पॉपुलर वोट जो है वो एल गोर के हक़ में था, लेकिन वो टाई पड़ गई इलेक्टोरल कॉलेज पर। इलेक्टोरल कॉलेज का जो है ना जो मसला भी वो अलग से मैं आपको बताऊंगा, कल मैं उस पर डिटेल में बात करूंगा। लेकिन वो इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से जो मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने जॉर्ज बुश को विनर डिक्लेयर कर दिया। अदरवाइज़ जो है उसकी कैलकुलेशन ऐसा गलत नहीं थी। वो बंदा इस दफ़ा कह रहा है कि इस दफ़ा जो है ना कमला का चांस बन रहा है। अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन यह है कि अमेरिकन सिस्टम की खूबसूरती देखें। अमेरिकन सिस्टम में आप जो है ना अगले 100 साल के बारे में बता सकते हैं कि जो आज से 4 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल 12 साल बाद, 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं तो किस डेट को और क्या दिन होगा। और जो है हमेशा वो दिन क्या होता है, वो नवंबर 5 होता है नाजरीन, जो डेट होती है, और दिन जो है वो मंगल होता है। ये क्यों ऐसा? अब यह है कि जो 18वीं सदी तक जो अमेरिका में इलेक्शन होते रहे उसमें कोई इस तरह का चीज़ों का हिसाब नहीं रखा जाता था। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ डेट्स को कंसिडर किया जाता है। मसलन यह है कि लैटिन अमेरिका में जो कंट्रीज़ हैं उधर ज़्यादा संडे को होते हैं। कोई मिडल ईस्ट है वैसे तो कोई है ही नहीं, लेकिन अगर किसी जगह पे इलेक्शन हो जाए ज़्यादा सैटरडे को रख लेते हैं। जो इंडिया है इधर तो वैसे एक महीना इलेक्शन चलते रहते हैं। इवन अमेरिका में भी एक दफ़ा कोई 1844 की बात है, यानी कि उस टाइम उधर भी कोई तकरीबन 1 महीना इलेक्शन होते रहे, नवंबर से लेकर दिसंबर तक। फिर उन्होंने क्या यार असी की मजाक बनाया होंगे, ठीक है। अब ये है एक टाइम उससे पहले ये था कि जो है ना, बल्कि ये 1844 में भी कि मुख्तलिफ रियासतों में एक टाइम पर इलेक्शन नहीं होते, ठीक है। अब यह है कि उससे एक ख़दशा ये भी पैदा हो गया कि अगर एक रियासत से एक बंदा जीता तो उससे जो एक पब्लिक ओपिनियन है उसकी फेवर में चली जाती है, तो लोग जो हैं वो अल्टीमेटली उसकी तरफ हो जाते हैं। तो लिहाजा कोई तरीका ऐसा करना चाहिए कि एक सारे इलेक्शन एक दिन हो। अच्छा अब ये है जी तय हो गया जी इलेक्शन एक दिन करने ने। अब ये हुआ जी कि उन डेट के लिए रखिए कि कब इलेक्शन होंगे। तो उस हवाले से जो किसान हैं उनको ज़्यादा गौर किया गया कि जो रूरल एरियाज़ में किसान हैं उनके लिए जो चैलेंजेस हैं वो क्या थे। कि उनके लिए एक तो ये है कि अक्टूबर में जो है ना वो कोई कटाइयाँ और इस तरह के मामला उनके चल रहे होते थे। तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कोई फसल वगैरह की कटाई में या बुआई में मसरूफ़ होते हैं तो नवंबर में रखे जाएँ। पहले जो है वो गर्मी भी होती है तो ज़रा मौसम ज़रा ठंडा भी होवे तो तब रखे गए। अब जो है आगे एक और ये था जी कि उन बुध नूं रखे जान या इतवार नूं रखे जान। इतवार को रख नहीं सकते थे, लोग चर्च में जाते हैं। बुध वाला दिन जो है उधर वो मार्केट डे है कि किसान जो है अपनी फसलें या कोई सब्जियां या जो इस तरह की चीज़ें वो उधर मार्केटें लगती हैं उधर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो भी मुमकिन नहीं है, तो लिहाजा मंगल का दिन रखा जाए। कि क्या मंगल का? कि हर नवंबर के पहले हफ्ते जो है यानी कि उसका जो मंगल है वो
ठीक है, कि पहला हफ्ता जब शुरू होता है, यानी कि हफ्ता मंडे से शुरू होता है, तो लिहाजा उसके बाद जो ट्यूसडे पहला आएगा वो अब हर 4 साल बाद जो है वो डेट एक ही बन जाती है, यानी कि 5 नवंबर बन जाती है, और यानी कि मंगल का दिन बनता है। यानी कि जब भी आपके इलेक्शन होंगे तुसी अक्खां बंद के अमरीकी इलेक्शन के बारे में कह सकते हो कि जनाब वो उधर मंगल का दिन होगा। आप कल भी देख लें, मंगल का दिन है जब इलेक्शन होने हैं। अब आगे इलेक्टोरल कॉलेज का क्या गंद होता है, ये क्या मसाइल हैं, क्या अमेरिका की डेमोक्रेसी हमारे जैसी है या इससे डिफरेंट है, ये भी बड़ी एक मज़े की स्टोरी है। वो जैसे कहते हैं ना, हर दाग के पीछे एक कहानी होती है। इधर जो है यानी कि ये इलेक्टोरल कॉलेज क्यों बने, क्या मसले मसाइल थे, पॉपुलर वोट की बजाय इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कैसे फ़ैसला करता है, ये हम कल आपको बताएंगे। आज गल फिर लम्बी होगी है, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।